नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। आप सब ये जानते ही हैं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कितना बड़ा सुरंग हादसा हुआ है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा दिवाली के दिन धंस गया और तब से 40 श्रमिक टनल के अंदर ही फंसे हुए हैं। 40 जिंदगियों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की मदद से बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन 40 लोगों को अभी तक टनल के अंदर से निकाला नहीं जा सका है। सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो 5 दिन बीतने के बाद भी लोग सुरंग से बाहर नहीं निकाले जा सके हैं। सुरंग के अंदर फंसे लोगों की तबीयत भी अब बिगड़ने लगी है। श्रमिकों को बुखार, सर्दी, जुकाम, डिहाइड्रेशन और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं। हालांकि खाना, पानी और ऑक्सीजन के साथ जरूरी मेडिसिन भी पाइप के सहारे से सुरंग में भेजी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 40 जिंदगियां कब सुरंग से बाहर निकाली जाएंगी और क्या सिर्फ खाना, पानी और मेडिसिन सुरंग में फंसे लोगों के लिए काफी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज और मनोचिकित्सक डॉक्टर राखी अग्रवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो है मेरा सर आपसे ही है कि सुरंग में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो 5 दिन गुजर जाने के बाद भी 40 लोग बाहर नहीं निकाले जा सके अब तक। जी मैडम, ये बहुत ही दुखदायी हादसा है और हम तो ये कह सकते हैं ये पता नहीं ये विकास है या विनाश है। और तमाम जितनी भी हमारी जो भी ताकतें हैं वो लगभग सब वहां अब तक फेल ही हैं। अब तक किसी भी कोई भी फोर्स हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी 40 मजदूरों तक वहां तक पहुंच नहीं पाया है। जैसा 2013 से ही हम लोग उत्तराखंड में काम करते हैं। उत्तराखंड त्रासदी से हम लोग उत्तराखंड केदारनाथ फ्लड से हम लोग वहां पर काम करते हैं। 4 धाम यात्राओं में मेडिकल सर्विस भी देते हैं हम लोग वहां पर। और मैंने देखा है कि उत्तराखंड का जितना भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वो लगभग एक तरीके से नो टनल जोन है, कि मतलब वहां टनल बनाना इतना आसान नहीं है। और स्पेशली उत्तरकाशी का जो एरिया है ये तो टोटली क्रैश जोन हम इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये टनल का निर्माण कर रहे थे और ये जितने भी लोग इसके अंदर फंसे हैं इसके अंदर कोई भी वीवीआईपी नहीं है, क्योंकि मजदूर मिस्त्री इस तरह के लोग हैं। उत्तराखंड का मैं कहूँ यहाँ उत्तराखंड में बिहार से, झारखंड से लोग, वेस्ट बंगाल से लोग, ऐसे लोग फंसे हुए हैं। और हम लोग सब, इवन मैं तो कहूँ कि हम अगर मीडिया भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस करे इस न्यूज के ऊपर तो पक्का असर होगा। क्योंकि पिछले दिन में दिवाली, अपने भैया दूज, गोवर्धन और क्रिकेट मैच, इन सब में हम लोग बिजी रहे। लेकिन इसके ऊपर अगर फोकस होना ही चाहिए, बात इसकी होनी चाहिए। और वहां पर तमाम फोर्सें हमारी पहुंच चुकी हैं और मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के कि कोई भी व्यक्ति अब तक हमारे उन मजदूरों तक पहुंच नहीं पाया है। अब तक फैक्ट ये है कि एक भी मजदूर बाहर नहीं आया है। अब क्योंकि उनके सबर का बांध टूटता जा रहा है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, आप एक आइसोलेटेड प्लेस में है, वहां पर न कहीं टॉयलेट जाने की जगह है, न कुछ खाना पीना, वो सारी प्रॉब्लम्स उनके मानसिक तनाव को बढ़ा रही हैं। और कहीं ना कहीं वो मेंटल ट्रॉमा इतना ज्यादा क्रिएट होगा कि वो बाहर निकलेंगे कब, आप ये सोचिए। गोल्डन पीरियड हम वेस्ट कर चुके हैं। 120 घंटे, जब भी कोई त्रासदी होती है तो टाइम ही उसकी जिंदगी होती है। इतना कीमती टाइम 120 घंटे एक तरीके से मैं तो कहता हूं वेस्ट हो चुके हैं। आप ट्रायल पे ट्रायल कर रहे हैं। आपने पहले प्रिकॉशन क्यों नहीं लिए? प्लान ए, प्लान बी, ऐसा होता तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। इसका मतलब राम भरोसे, भगवान भरोसे आप लोग टनल को खोद रहे हैं। आपके पास में प्लान्स कुछ है ही नहीं। अगर है तो टोटल फेलियर सिस्टम है। और मैडम इसमें देखिए, अभी उत्तराखंड के अंदर वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट होने वाली है 28 तारीख से। आप देखिए, जहां वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट होने वाली है और उसी स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है जहां पर एक डिजास्टर को हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और तमाम तरह की मशीनें हर जगह से ला करके वहां पर टोटल फेल साबित हो रही है वहां पर। और ये क्वेश्चन मार्क है कि जहां हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वहां एक छोटी सी समस्या को हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। 40 मजदूरों तक हम लोग अब तक उनको क्यों निकाल नहीं पा रहे हैं? हमारी तमाम ताकतें वहां पर झुकी हुई हैं, उसके बावजूद भी वो 40 मजदूर प्लस माइनस में उनकी जिंदगी चल रही है। मैं ये भी मानता हूं कि हमारी जो फोर्सेस हैं या कभी ना कभी उनको सक्सेस जरूर मिल जाएगी, लेकिन कभी ना कभी जवाब नहीं होता इन चीजों का। आपको ऑन टाइम, बिफोर टाइम इसके लिए काम करना चाहिए। आप किसी चीज को 1 घंटे में करना चाहिए, उसी चीज को आप 5 दिन में, 10 दिन में करेंगे तो आप जस्ट उस दहशत को सोचिए कि क्या कभी ये इस तरह के मजदूर या इनको देख करके कोई ऐसी टनल में जाएगा, काम करेगा?
क्या कोई यहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट करेगा इस तरह की चीजों के अंदर? ये तमाम क्वेश्चन मार्क वहां पर लग जाते हैं। मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हम सब, आप, मैं, कोई भी हो, अगर कुछ घंटों के लिए अगर बंद कमरे में हम रहे, अंधेरा हो पूरा, ऐसे में 5 दिन सुरंग के अंदर फंसे रहना किसी के लिए भी कितना मुश्किल है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम अपने घर के बाथरूम में भी कई बार लिफ्ट में मॉल जाते हैं, कभी लिफ्ट में 2 मिनट के मतलब 10 सेकंड के लिए भी अगर हो जाए, बंद हो जाए, तो हमें इतनी अनिश्चितकालीन एक आपदा महसूस होती है। हमें लगता है हम जल्दी से इससे बाहर निकले। वो 10 सेकंड हमारी जिंदगी के सबसे खौफनाक सेकंड होते हैं। और ऐसे मनोचिकित्सक बहुत से हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके लिए सिर्फ एक लम्हे का डर ना उनकी जिंदगी भर का ट्रॉमा बन जाता है। कितने बड़े स्तर पर एक मानसिक त्रासदी है ये। ये लोग वहीं पे हैं और इतने समय तक अंदर हैं, तो अंधेरा है, कम ऑक्सीजन है, और क्या क्या दिक्कतें ये फेस करेंगे ये 40 लोग? देखिए, जिस तरह की सिचुएशन है उसमें बहुत बड़ा जो उन्हें फिजिकल नुकसान होंगे उससे ज्यादा जो फिजिकल नुकसान होंगे उससे ज्यादा उन्हें मेंटल यहाँ पर हानियां हो सकती हैं। बहुत से लोगों को अंधेरे से भी बहुत फोबिया होता है। बहुत से लोगों को ऑक्सीजन कम होने से, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन कम होने से सफोकेशन हो जाती है। बहुत से लोग, खासकर देखा गया जिस तबके के लोग यहाँ पर हैं, उस तबके के लोगों में अस्थमा जैसी चीजें ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि उन लोगों का काम डस्ट में रहना और डस्ट के काम करना है। तो इन लोगों में ज्यादातर अस्थमा के पेशेंट्स बहुत होते हैं, जिन्हें शायद खुद भी नहीं पता होता कि हमें अस्थमा की बीमारी। उनको पता होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलता है। तो ऐसी चीजों में, ऐसी सिचुएशंस में ये जगह उनके लिए इस समय बिल्कुल कहते हैं ना कि नर्क या मौत के कुएं से कम नहीं है। और यहाँ पर इसके साथ साथ उन लोगों को और भी जैसे हाइजीन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उनको बहुत सारे मेंटल ट्रॉमाज हो सकते हैं। तो जिस तरह भी सर ने बोला कि बाहर आकर उन लोगों को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, जैसे सर ने भी बोला, कि उनको काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लोगों को पीटीएसडी के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और मेरा यहाँ पर एक सजेशन और भी है कि इन लोगों के साथ साथ जो इनके घर वाले हैं, जो इनके परिवार के लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने पिछले 5 दिनों में टीवी पर जितनी भी नेशनल चैनल्स पर भी अदर्स न्यूज ज्यादा देखी और ये वाला पार्ट बहुत कम देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो परिवार वाले हैं ना, उनके लिए भी एक साइड बाय साइड कुछ काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए जब तक ये लोग निकले, जिससे कि ऐसा ना हो कि जिसका बेटा वहां फंसा हो, पता चला कि वो पिता अपनी उम्मीद खो दे और उनको कुछ हो जाए। तो उनके परिवार वालों के लिए भी कुछ काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। हमें इसको एक समग्र दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो उसमें है, और गलती ये उन्हीं लोगों की है जिन्होंने ये सुरंग बनाई। क्योंकि जैसा अभी कहा भी जा रहा है कि ये सुरंग का ये पार्ट बहुत पैची है। तो अगर पैची था तो क्या आपको पहले नहीं पता था? या विकास की एक भूख इतनी ज्यादा थी कि हमने उसको इंसानियत और मानवता की कॉस्ट पर भी उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहा। और क्या हमारा इतिहास गवाह नहीं है कि जब कभी किसी वीवीआईपी के साथ इस तरीके का कोई कांड हुआ या कहीं फंसा, तो उसको चंद घंटों में छुड़ा दिया गया बाय हुक और बाय कुक? क्या पाकिस्तान में फंसे हमारे सैनिकों को एक लिमिटेड पीरियड में छुड़ा नहीं लिया गया? क्या वो असंभव नहीं था? तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो मजदूर, ये जो इस तबके के लोग हैं, तो इनके लिए फिर इतनी ढिलाई क्यों? सुरंग जैसे अंधेरी और कम ऑक्सीजन वाले जगह में और क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? मेंटल ट्रॉमा उनको होगा, कुछ ना कुछ उनको मेंटली प्रॉब्लम होगा। उनको अभी ये है, प्लस माइनस में है कि निकलेंगे नहीं निकलेंगे। और मान लीजिए निकल भी गए तो निकलने के बावजूद उनके बाद उनको बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर उनको एकदम बिल्कुल हम लोग इमीडिएटली एयर रेस्क्यू करके किसी हॉस्पिटल में लेके जाएं, उनके कंप्लीट एक हेल्थ चेक करें और उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इमीडिएट लेवल पे हम लोग सॉल्व करें। दूसरा, इसके अंदर जो जैसे हम बात कर रहे थे, ये गंगोत्री और यमुनोत्री 2 धाम है हमारे, उनका रास्ता कम करने के लिए टनल बनाई जा रही थी। आप जस्ट इमेजिन करिए, ये दोनों धाम में तकरीबन ये कहते हैं 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती। जब इन्होंने इस प्लान को चालू किया तो प्लान को चालू करने से पहले प्लान के इसका मतलब यह है कि इन्होंने अच्छे तरीके से सर्वे नहीं हुआ। क्योंकि ये जो भी ये पहाड़ की इसकी बात कर रहे हैं, ये पहाड़ कंप्लीट एक तरीके से क्रैश वाला पहाड़ है। मतलब इसके अंदर कोई ऐसे बड़े बड़े पत्थर नहीं है, इसमें क्रैश
क्रैशिंग जोन इसको हम बोलते हैं, वहाँ पहले माइनिंग भी होती रही है, तो वो क्रैश के ज़रिए वो चीज़ें रेस-रेस कर कर पहुँचेंगे इनके पास में। अब जब लोग यहाँ 40 लोग अंदर हैं और 40 से हम लोग दवाई भी भेज रहे हैं, हम उनको सारी चीज़ें खाना भी भेज रहे होंगे, ऑफ कोर्स भेज रहे होंगे उनको। लेकिन मेडिसिन की जब हम बात करें, तो मेडिसिन का नॉर्मली ये होता है कि अगर उनमें से कोई मेडिकल एक्सपर्ट होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पढ़े-लिखे इतने होंगे नहीं, उनको ये भी नहीं पता होगा कौन-सी दवाई कब खानी है, कैसे खानी है, किस चीज़ के लिए खानी है। तो उनसे कम्युनिकेशन का एक ज़रिया बना करके उन लोगों को वन टू वन तरीके से हम लोग उनको गाइडेंस भी करें बाहर से अंदर, जब तक वो बाहर नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग की उनको, और वहाँ पर कुछ अच्छे काउंसलर भी हमको रखने चाहिए, साथ में रखने चाहिए उनकी हेल्प करने के लिए, फर्दर उनकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। मेरी ऐसी अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि लोग ये बचेंगे ज़रूर, वहाँ तक हम पहुँचेंगे ज़रूर। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम सब दुआ ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये लोग बाहर आए और अपने घर वालों से मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।